difference between scientific management and rationalization. Today we are going to complete what are the various advantages and disadvantages of rationalization. I guess ये complete नहीं हुआ है. So what are the various difference between rationalization and scientific management? Who is going to tell me about all the points clearly? Points सारी clear होना चाहिए. कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me about it? What is the difference between rationalization and scientific management? Who is going to tell me online class and offline class? कौन बताएगा मुझे? Scientific management. So scientific management involves the application of scientific principles to a business unit, and in rationalization it covers the whole entire industry. Logic and scientific methods are applicable. And ma'am, next one is scientific management is not scientific management is not at all concerned with the combination of unit. And in rationalization, it essentially involves the combinations of business units in order to eliminate unnecessary competition from the resources and stick in it. Bolo Mai aur next. Yes, ma'am. From scientific management, ma'am, it is propounded by the F.W. Teller and has well-defined mechanisms to bring efficiency in production system. Ma'am, in rationalization, it does not have the fixed or predetermined mechanism. Very good. So all the points are clear. First point जो है सबको clear हो गया. What are the difference between scientific management and rationalization? सबको learn होना चाहिए. Next class में सबसे पूछूंगी. चलिए start करते हैं. What are the advantages of rationalization? Advantages यहाँ पर चारों के टर्म है, यानी मैन्युफैक्चरर के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है, वर्कर्स के लिए क्या एडवांटेजेस है, ठीक है. उसके अलावा आपके कंज्यूमर्स के लिए क्या एडवांटेज है और नेशन के लिए क्या एडवांटेज है. तो चारों के टर्म में अगर हम एडवांटेजेस देखें, फायदे देखें रेशनलाइजेशन का, तो ये है, ठीक है. तो पहला फर्स्ट पॉइंट क्या, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर के लिए अगर हम रेशनलाइजेशन का बेनिफिट देखें तो सबसे पहला इसमें क्या है, लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एडवांटेजेस टू मैन्युफैक्चरर ऑफ रेशनलाइजेशन, द फर्स्ट पॉइंट इज लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्ट को बनाने में हमारा लेस कॉस्ट लगेगा. रेशनलाइजेशन प्रोडक्शन के कॉस्ट को लेस क्यों कर देता है, बिकॉज यहाँ स्पेशलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन प्रोडक्शन प्रोसेस का यूटिलाइजेशन है, यानी कि वही पर्सन या वही पर्टिकुलर जो लोग बनाएंगे प्रोडक्ट, जो स्पेशलाइज्ड है उस प्रोडक्ट को बनाने में, एक्सपर्टीज है. जब कोई पर्सन एक्सपर्ट होता है किसी भी एरिया में तो उसको उस प्रोडक्ट को बनाने में टाइम कम लगता है, ठीक है, यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली होता है रिसोर्स का, तो इसीलिए आपका लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है. यानी प्रोडक्ट को बनाने में आपको पैसा ज्यादा इनकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेसर बोल सकते हैं ना, कम आपका वेस्ट होगा, पोटेंशियली यूटिलाइजेशन होगा, एक्सपर्टीज होगा, टाइम कम आपका लगेगा. अगर आपका टाइम भी कम लग रहा है तो भी वो आपके लिए एडवांटेज है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, क्योंकि टाइम कम है तो 9 घंटे में 20,000 की जगह 9 घंटे में 30,000, ऑटोमेटिकली कॉस्ट आपका कम हो गया प्रोडक्शन का. क्लियर है. नेक्स्ट, इंक्रीज प्रॉफिट. इंक्रीज प्रॉफिट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको. सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज प्रॉफिट. इंक्रीज प्रॉफिट. इन डिफरेंस यही होता है कि रेशनलाइजेशन जो है ना वो आपकी पूरी इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाता है. मैनेजमेंट आपके ऑल ओवर यूनिट में, मतलब ऑल ओवर इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता, पर्टिकुलर यूनिट वाइज अप्लाई होता है, ठीक है. उसके अलावा साइंटिफिक मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज की बात करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की, ठीक है. लेकिन रेशनलाइजेशन प्रोडक्टिविटी की बात करता है, सिर्फ यूनिट्स को भी देखता है, कंपटीशन को भी देखता है, मार्केट में रिसर्च भी करता है, तो ब्रॉडर वे में रेशनलाइजेशन इज होती है, राइट. सो इन शॉर्ट, व्हाटएवर इज द बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक, बट दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन अ सिंगल यूनिट, बट द रेशनलाइजेशन इज एप्लीकेबल इन द होल इंडस्ट्री. तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए, चाहे उसमें कितने भी यूनिट्स हो, सबके लिए बेनिफिशियल. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज प्रॉफिट. इंक्रीज प्रॉफिट मतलब आपका रेशनलाइजेशन साइंटिफिक से अलग नहीं है, दैट इज काइंड ऑफ सिमिलर, बट
दैट इज मोर ब्रॉडर रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो मोर जो भी उसके बेनिफिट्स है लगभग इसके भी सारे वही बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वन इज इंक्रीज प्रॉफिट, ऑब्वियसली लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, आप ज्यादा मार्जिन भी करके सेल करोगे तो भी लो कॉस्ट में कंपैरेटिवली टू कॉम्पिटिटर सेल करोगे। समझ में आई बात, ये लाइन समझ आया कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, मार्जिन अगर आप हाई भी करोगे ना तो भी आप कॉम्पिटिटर से सस्ता भेजोगे प्रोडक्ट को, है ना। तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थर्ड पॉइंट लिखिए, रिमूवल ऑफ कॉम्पिटिशन, रिमूवल ऑफ कॉम्पिटिशन, रिमूवल ऑफ कॉम्पिटिशन। रेशनलाइजेशन जो है ना ये चेक करता है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। पहली बात तो कई बार अपनी एक ही इंडस्ट्री में बिजनेस यूनिट्स के बीच में भी कंपटीशन हो जाता है, तो अनहेल्दी कंपटीशन को रिड्यूस करना रेशनलाइजेशन का काम है। कोऑपरेशन के साथ चलना, जो भी वैसे सिक यूनिट्स हैं जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं उसको बेसिकली अच्छे स्ट्रॉन्ग यूनिट के साथ मर्ज कर देना, ठीक है। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं रेशनलाइजेशन चेक्स द ग्रोथ ऑफ अनहेल्दी एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन समझते हो क्या होता है? कट थ्रोट कॉम्पिटिशन क्या होता है? एक्सट्रीम लेवल पे कॉम्पिटिशन, गला काट कॉम्पिटिशन कहते हैं इसको। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एक्सट्रीम लेवल पे कॉम्पिटिशन, ठीक है। जैसे मान लो पेप्सोडेंट और कोलगेट का एक्सट्रीम लेवल पे कॉम्पिटिशन, ठीक है। सारे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं लेकिन जो दो तीन कॉम्पिटिटर जो एकदम इक्वल पे चल रहे हैं उनको कहते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर बेसिकली आपका कंपटीशन को हटाना, ये बेसिकली काम करता है कौन? रेशनलाइजेशन, कोऑपरेशन के लिए कहता है, ठीक है। और एक चीज और भी कि एक्सपेंडिचर भी ये रिड्यूस करता है बहुत सारी चीजों का, आपके एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर कम करता है, मतलब एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट नहीं करना, ये सब चीजें। तो बेसिकली कंपटीशन को रिड्यूस करता है विद इन एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के विद इन अगर कोई कंपटीशन है, अनहेल्दी कंपटीशन, उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। Next point is economies of large scale. Economies of large scale. What is the meaning of economies of large scale या economies of scale का मतलब क्या होता है? Economies of scale, हाँ बोल सकते हैं। Economies of scale का मतलब ये होता है, जैसे मान लो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, मार्केट में गए and you have to purchase potato, ठीक है। If you are purchasing 1 kg, they are taking 20 rupees. And if you are purchasing 5 kg, they are basically taking 90 rupees. So it means जितना ज्यादा ही सेल होता है उतना सस्ता कर देते हैं क्योंकि फास्टली सेल हो रहा है, समझे। जैसे मान लो कि अगर उसके पास 50 किलो आलू होगा और 5-5 किलो करके 10 लोग लेंगे तो उसका जल्दी सेल हो जाएगा ना, 1-1 किलो बेचेगा 50 बार तो उससे, है ना। सो इन शॉर्ट यही सेम टर्म को आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में लगा लो कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना कम टाइम में, उतना ज्यादा हमें क्या होगा, बेसिकली बेनिफिट होगा। तो बेसिकली जो बोल सकते हैं ना, रिड्यूस, आपका लॉस कम कर देना, रेवेन्यू बढ़ा देना, ये सारी चीजें इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा लोअर कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन ब्रिंग्स अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन सारे ऑपरेटिंग इंडस्ट्रीज के बीच में है, जैसे साइंटिफिक कहता है कोऑपरेशन के साथ चलने, हार्मोनियस चलने। रेशनलाइजेशन भी वही वाली बात करता है, कोऑपरेशन के साथ चलने की बात कर रहा है। यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसलिए आता है क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन होता है, बल्क में परचेजिंग हो रहा है, मतलब सिर्फ बल्क में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बल्क में निकल भी रहा है वो इंडस्ट्री से। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द कंपनी और इंडस्ट्रीज रीच द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर हो गई बात? तो बल्क प्रोडक्शन, बल्क परचेजिंग, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन, because of this reason rationalization leads to economies of large scale. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे मैन्युफैक्चरर के लिए फायदे थे, तो किसके लिए बेनिफिट्स थे? मैन्युफैक्चरर के, ठीक है। रिमूवल ऑफ कंपटीशन, जैसे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज के विद इन बहुत सारे छोटे छोटे आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं ना, तो कई बार अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कंपटीशन हो जाता है कि हम उस यूनिट से बेटर करें। तो ये सारी चीज को रिड्यूस करके कोऑपरेशन लेकर आना, ये बेसिकली मेन मकसद है रेशनलाइजेशन। आई बात समझ में? आपको पॉइंट क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखे मैन्युफैक्चरर के लिए, इंडस्ट्रियल रिसर्च।
So they are not only engaged in production distribution method, but they are also engaged in research, right? They are also engaged in research. अब वो रिसर्च का भी काम करते हैं कौन? आपके रेशनलाइजेशन के अंदर में इंडस्ट्रियल रिसर्च पे भी काम होता है. डिफरेंट फर्म्स और यूनिट्स जो है ऑपरेटिंग एंड इंडस्ट्री कैन कलेक्टिव रिसर्च प्रोग्राम, मतलब जितने इंडस्ट्रीज के अंदर में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं सबके लिए कलेक्टिवली रिसर्च प्रोग्राम होता है और सारे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए बेनिफिशियल हो, इसलिए कलेक्टिवली काम होगा, एक के लिए नहीं सबके लिए. क्लियर हो गई बात? इन्वेस्टिगेशन इम्प्रूवमेंट पे काम करना, इन्वेस्टिगेट करना, इम्प्रूव करना, ठीक है, काम को इम्प्रूव करना, इन सब के लिए रिसर्च का काम चलता है. और नए मॉडर्नाइजेशन जो भी मशीनरीज आ रही है उस हिसाब से भी आपको नॉलेज मिल जाता है रिसर्च की. प्रोडक्शन कौन से प्रोडक्ट का करना चाहिए सबके लिए भी आप इजिली आपको नॉलेज मिलेगा रिसर्च से. क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एडिक्वेट फाइनेंस. एडिक्वेट फाइनेंस, एडिक्वेट फाइनेंस. अब ये वाला पॉइंट थोड़ा लगेगा अजीब कि एडिक्वेट फाइनेंस क्यों बोला जा रहा है. मतलब ये है कि रेशनलाइजेशन कोऑपरेशन की बात करता है. कभी भी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पैसों की अगर दिक्कत होती है यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की दिक्कत होती है तो बिकॉज ऑफ द रेशनलाइजेशन वी आर एबल टू टेक द फाइनेंस और क्रेडिट फ्रॉम द अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इजीली. So by this, if there is a shortage of finance, we are easily solve it through rationalization. We don't need to go to the bank, but we can easily ask the other manufacturing unit for the loan or for the credit. आई बात समझ में? So in short, financial problem कभी भी raise नहीं होती वैसे इंडस्ट्री में जहां rationalization होता है. Clear हो गया concept? Next one is, और फाइनेंशियल रेशनलाइजेशन में रेट ऑफ रिटर्न वगैरह भी जो होगा वो बहुत नॉमिनल रेट पे होगा, यानी दूसरे यूनिट को अगर आपको पे भी करना पड़ेगा तो एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई नहीं होगा. ठीक है, बस ठीक है. नेक्स्ट वन इज, और इवन अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, जैसे मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते हो, नई मशीनरी लाना चाहते हो, तो मशीनरी का कॉस्ट के लिए भी आप लोन या कुछ भी ऐसे ले सकते हो. ठीक है, फाइनेंस की जो प्रॉब्लम होगी यू कैन इजिली सॉल्व इट थ्रू रेशनलाइजेशन. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस टू वर्कर्स. वर्कर्स के लिए क्या एडवांटेज है रेशनलाइजेशन का? एडवांटेजेस टू वर्कर्स, फर्स्ट पॉइंट इज हायर रेम्यूनरेशन. हायर रेम्यूनरेशन, हायर रेम्यूनरेशन. First, advantages to workers, high remuneration because of the production is high. प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, सो रेम्यूनरेशन और पैसे भी वर्कर्स के क्या होंगे? इंक्रीज होंगे. ठीक है, सो ड्यू टू द लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज प्रॉफिट, वेजेस ऑफ द वर्कर्स इंक्रीज, यानी जो डेली वेजेस और पैसे मिल रहे थे वर्कर्स को वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, इसकी वजह से उनकी बोल सकते हैं ना एक लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा और उनकी लाइफ में सिक्योरिटी इंक्रीज होगा. फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा. क्लियर हो गई बात? फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इफिशियंसी. इंक्रीज इफिशियंसी, इंक्रीज इफिशियंसी. So because rationalization is not only working with the productivity increase and all, but they are also working for the better working condition. मतलब rationalization working condition को improve करने के लिए भी काम करता है, like scientific management. So because the workers get the better condition and improved environment of work, definitely their efficiency or potential or stamina of doing work will be increased, right? So we can say कि इनका मोरल बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बेसिकली बिल्डअप करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी रन करवाए जाते हैं, जैसे आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट में होता है. तो ये सब रीजन से क्या होगा? आपका इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कम टाइम पे हाँ ज्यादा प्रोडक्शन करना या फिर ज्यादा काम करना. जैसे मान लो कि 2 घंटे का टाइम दिया, 2 घंटे में कुछ बच्चे हैं 50 क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 10 क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो इफिशियंसी 50 क्वेश्चन वाले की ज्यादा है ना. सो यहाँ पर इफिशियंसी किसकी इंक्रीज होगी? वर्कर्स की. और ये सिर्फ उनके लिए एट करंट टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल नहीं होगा, फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी बेनिफिशियल होगा. आगे भी वो जाएंगे तो क्या होगा कि वो बेटर काम कर पाएंगे, है ना. तो नेक्स्ट वन इज
स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ये सारे वर्कर्स के लिए बेनिफिट है। स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि रेशनलाइजेशन की वजह से जब एक्सपर्टीज बनते जाएंगे जैसे जैसे वर्कर्स, वैसे वैसे उनकी जॉब क्या होती जाएगी, स्टेबल होती जाएगी, क्लियर होगी बात, सिक्योर होती जाएगी। So rationalization results in stability of labor forces in industrial organization. लॉन्ग रन में, यानी कि शॉर्ट टर्म में हम नहीं कह सकते, शॉर्ट टर्म में कई बार एलिमिनेशन, कई बार आप देख सकते हो कि वर्कर्स को हटाना, वर्कर्स को डिसलेक्ट करना हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो एक बार जो वर्कर्स वहां पर रह जाएगा वो लॉन्ग टर्म तक वहां पर काम इजिली कर सकते। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन। ये सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, अंदर सारी चीजें समझ आ रही है ना, क्लियर हो रही बात। म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कोऑपरेशन की बात करता है, वैसे यहाँ पर भी कोऑपरेशन रहेगा किसके बीच में, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय के बीच में। और इसी पीस वाले और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर की वजह से आपका इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, ठीक है, इंक्रीज होगा, बेटर हो। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिले हो रही है वो नहीं होंगी, अपनी बात आप रख सकोगे, अपने पॉइंट्स बता सकोगे, है ना। सो कोऑपरेशन की वजह से ऑपरेशन क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में, स्मूथली चलेगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन, प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग समझते हो क्या होता है, प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो रेशनलाइजेशन में जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट वगैरह होता है, वैसे इसमें भी है। मैंने पहले बोला ना रेशनलाइजेशन साइंटिफिक में डिफरेंसेस नहीं है। यस प्रत्यय, क्या हो गया, इतनी हंसी आ रही है बताइए तीनों को। नेक्स्ट पॉइंट, रेशनलाइजेशन में वही प्रॉपर सिलेक्शन होता है और ट्रेनिंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड अंडर द होल इंडस्ट्री, ठीक है। तो आई थिंक इसको इलैबोरेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज लाइक अब इंडस्ट्री में आपके बेटर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एडिशनल इंसेंटिव्स, साथ साथ में मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल की फैसिलिटीज, फिर विमेन के लिए क्रचेस, क्रचेस फॉर विमेन, ठीक है, विमेन वर्कर्स के लिए क्रचेस वगैरह की फैसिलिटीज, रेस्ट रूम्स वगैरह भी यहाँ पर रेशनलाइजेशन में प्रोवाइड होता है, लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोनों होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, बोथ ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिशियल है, हाँ, या फिर लिखो बेटर एमिनिटीज या बेटर फैसिलिटीज, ठीक है, बेटर फैसिलिटीज, बेटर एमिनिटीज। और वर्कर्स के लिए क्रिटिसिज्म क्या होगा, कभी सोचा क्या हो सकता है, तो मॉडर्नाइजेशन एक उनके लिए होगा कि बहुत सारे वर्कर्स का काम मशीन कर रहा है और हमेशा इंप्रूवमेंट हो रहा है, हमेशा नए नए मशीन्स आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी वो ह्यूमन का प्लेस ले रहे हैं, एलिमिनेशन हो रहा है लोगों का। एडवांटेज टू कंज्यूमर्स में क्या होगा, पहला तो आपका होगा चीपर प्रोडक्ट्स, चीपर प्रोडक्ट्स इन द टर्म ऑफ कॉस्ट, नॉट क्वालिटी। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट क्वालिटी बट अबाउट द कॉस्ट। यानी कि रेशनलाइजेशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना नीचे आ जाएगा कि कंज्यूमर्स को आप सस्ता टिकाऊ प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्यों होगा, क्योंकि एक्सपर्टीज होगा, हमेशा इंप्रूवमेंट होगा और मॉडर्नाइजेशन होगा। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फाइन, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी, लो कॉस्ट में भी प्रोडक्ट मिले, है ना। प्रोडक्ट क्वालिटी विल बी इम्प्रूव्ड एंड द चीपर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके अलावा कन्वीनियंस ऑफ चॉइस, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ जगह पे रेशनलाइजेशन अब एप्लीकेबल हो चुका है हर एक इंडस्ट्री में, तो आपके पास मल्टीपल चॉइस भी होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, लो कॉस्ट में भी आपके पास अवेलेबिलिटी बहुत सारे प्रोडक्ट की होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी लो कॉस्ट में, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट का ऑप्शन तब भी रहेगा, ठीक है। तो कस्टमर कन्वीनियंस के लिए दे मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन बहुत ईजी हो गया है ना जसवंत। चलिए
नेक्स्ट वन इज सेकेंड इज बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंस ऑफ चॉइस। फोर्थ वन इज इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। अच्छा, कंज्यूमर्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे इंप्रूव होंगे? कंज्यूमर्स तो वर्कर्स नहीं है, कंज्यूमर्स का लिविंग स्टैंडर्ड ऐसे इंक्रीज होगा कि वैसे प्रोडक्ट्स जो पहले हाई कॉस्ट में मिलते थे अब वो लो कॉस्ट में मिलेंगे, तो दे आर इजिली एबल टू परचेज दूस प्रोडक्ट एज, है ना, पॉसिबिलिटी है ऐसा। तो जिसकी वजह से अब कंज्यूमर का जो है वो लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। वैसे वाले प्रोडक्ट जो चीज वो नहीं खरीद पा रहे थे पहले, अब वो खरीद सकते हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना, इम्प्रूव होगा। पहले घर में एसी नहीं था, अब हर एक के घर में एसी है, तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द, अगर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी मार्केट में तो कैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा? मान लो कि पहले क्या थे, ज्यादातर कौन कंपनीज थी इलेक्ट्रॉनिक्स में? एक वर्लपूल था आपका, एलजी और सैमसंग। अभी आप देखो यू हैव मल्टीपल कंपनीज एंड ऑप्शंस, राइट। सो हर एक कंपनी का अपना प्रोसीजर है, सस्ता प्रोवाइड कराना प्रोडक्ट, या फिर बोल सकते हैं ना। तो फैसिलिटीज बढ़ रही है, चॉइस बढ़ रहा है, अल्टरनेटिव्स बढ़ रहा है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल सब लोग, आजकल मिडिल क्लास फैमिली भी दे आर एबल टू अफोर्ड the product because of the low cost of production and because of the credit facilities, right? So इसकी वजह से आपका living standard क्या होगा? improve होगा consumers का, clear है। next point is advantages to nation। अब nation को क्या advantage होगा? अच्छा, तुम लोगों को पता होगा कि हमारे इंडिया या फिर हर एक कंट्री में एक किस तरीके से हम कंट्री के वेल्थ को मेजर करते हैं? थ्रू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। सो जीडीपी में 3 सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है, टेरिशरी सेक्टर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। तो अगर रेशनलाइजेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे अप्लाइड है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बूस्ट करेगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी। जैसे जैसे ही आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इंश्योरेंस फैसिलिटीज बढ़ेगा, बैंकिंग लोन फैसिलिटीज इंक्रीज होगा। ट्रू। So in short we can say कि when the rationalization की वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, सेल बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, फिर आपकी एडिशनल सर्विसेज इंक्रीज होगा, तो ये सारी चीजें क्या करेगा? नेशनल इनकम को इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडवांटेजेस टू नेशन का पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड नेशनल इनकम। इंक्रीज्ड नेशनल इनकम यानी नेशनल इनकम को बढ़ाने में रेशनलाइजेशन क्या करेगा? मदद करेगा, हेल्प करेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, कॉमर्स इंक्रीज होगा, ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट होगा, मल्टीपल चेन्स इसके साथ जुड़े हुए है ना। तो कहीं ना कहीं आपके नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, अपनी करेंसी में भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है ना। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया है, एक्सपर्टीज को वैल्यू दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपका यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का क्या होगा? प्रॉपर होगा, वेस्ट क्या होगा? कम होगा, एलिमिनेट होगा। क्लियर होगी बात? तो वैसे रिसोर्सेज जिनकी बहुत ज्यादा इंडिया में या किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम है, कमी है, तो उस रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे? प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। जो रिसोर्स की कमी है उसको हमें कैसे यूज करना चाहिए? रेशनली, प्रूडेंटली, समझदारी के साथ उसको यूज करना चाहिए। जैसे वाटर के बारे में बोला जाता है ना, वाटर को प्रॉपरली यूज करिए। तो कई बार रिट्रीट करके इंडस्ट्रीज में वाटर को यूज किया जाता है, होता है ये चीज। तो इन शॉर्ट वी कैन से rationalization ensure the proper and effective utilization of resources, allocation of scarce resources, thereby eliminating wastage and inefficiency. वेस्टेज को कम करना, क्या करना है? मिनिमाइज करना। उसके अलावा एक और चीज, बेटर एक्सपोर्ट अर्निंग, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बेटर एक्सपोर्ट अर्निंग, जितना प्रोडक्शन हाई होगा, जितना बेटर प्रोडक्ट आप बनाओगे, उतना ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज का बेनिफिट हो गया, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब समझते हो क्या होता है?
दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में आप लो कॉस्ट में किसी प्रोडक्ट को बनाओगे तो डेफिनेटली आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? अब जो प्रोडक्ट को बनाने में हम ही बहुत पैसा लगेगा, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा उनके लिए भी, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। लेकिन लो कॉस्ट में बना के अगर अच्छे मार्जिन के साथ एक्सपोर्ट करोगे तो कंट्री के लिए फायदा ही है ना। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, बस नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नेशनल प्रोस्पेरिटी। ठीक है, नेशनल प्रोस्पेरिटी यानी मैन्युफैक्चरर के लिए बेनिफिशियल है, वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है, वर्किंग क्वालिटी बढ़ रहा है, कंडीशन इंप्रूव हो रहा है, लिविंग जो होता है ना, लाइफ एज आपका इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये सब चीजों से आपका क्या होगा, नेशनल प्रोस्पेरिटी इंक्रीज होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स किस चीज के थे आपके, एडवांटेजेस फॉर द नेशन। सो हम लोगों ने यहाँ चार लोगों के चार पर्सपेक्टिव से एडवांटेजेस किए रेशनलाइजेशन के। पहला क्या था, फर्स्ट पॉइंट सेकंड, good. Anyone have any doubt whatever we studied advantages? किसी को भी कोई डाउट है rationalization में? In the next class we are going to complete the combination of business and criticism of rationalization. Okay, see you all in the next class.